सोचिए आप हेल्दी रहने के लिए सुपरमार्केट गए, ग्रीन जूस, ग्रेनोला बार और शुगर फ्री स्नैक्स आपने उठा लिया, लेकिन आपका पेट वहां कहना चाहता है कि नहीं भाई, मुझे ये मंजूर नहीं है। तो आज हम करेंगे डिकोड फेक हेल्दी फूड्स का असली सच, यानी कि आज हम बात करेंगे उन हेल्दी फूड्स की सच्चाई की जिन्हें एक गैस्ट्रो खुद कभी नहीं खरीदेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं गैस्ट्रो यानी कि पेट की बीमारियां जब हम कहते हैं। इसके अलावा हेपेटोलॉजी जो कि लीवर की बीमारियां होती हैं, उसमें भी एंडोस्कोपी से जब इलाज की बात आती है तो आपको तो डॉक्टर साहब महारत हासिल है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ करना चाहती हूँ क्योंकि हर बार लोग ये कहते हैं कि बार बार वो हेल्दी फूड के टैग के नाम पर क्या हमें ट्रैप किया जा रहा है क्या, और सुपरमार्केट में खास तौर पर जब हम बाहर जाते हैं। जी ज़रूर। हेल्दी फ्रूट जूसेस, हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी बिस्किट्स, ये सब एक्चुअली हेल्दी नहीं होते हैं। फ्रूट जूसेस जो मार्केट में बिकते हैं हेल्दी ड्रिंक्स के नाम पे, वो एक्चुअली स्टोर्ड फ्रूट जूसेस होते हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए उनमें एक्सेस शुगर ऐड की जाती है और उनको थिक करने के लिए उनमें थिकनर्स ऐड किए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे गट हेल्थ को ख़राब करती हैं, हमारे पेट के जो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका डिसबैलेंस करती हैं, डिसबायोसिस करती हैं और जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया होता है वो कम हो जाता है, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है। और इसके कारण फिर हमारे जो इन बैक्टीरिया का जो शरीर में काम है वो भी डिस्टर्ब होता है और ऐसे केमिकल बनते हैं इंटेस्टाइन में जो कि इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, लीकी गट करते हैं और कुछ अल्कोहल बनाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर ही जो कि लीवर को डैमेज करते हैं और फैटी लीवर कराते हैं। तो ये कहीं से भी हेल्दी नहीं होते हैं। अगर आपको एक्चुअली में हेल्दी चीज़ चाहिए तो आप फ्रेश चीज़ लीजिए, फ्रेश फ्रूट लीजिए। और जूस हम वैसे भी रिकमेंड नहीं करते, इवन फ्रेश जूस भी हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। अगर किसी को फ्रेश जूस भी लेना चाहता है तो हम ये कहते हैं कि फल को काट लीजिए और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और फाइबर के साथ लीजिए। जो जूस के अंदर जो फाइबर है, जो फ्रूट का फाइबर है, वो इन स्टोर्ड फ्रूट जूसेस में नहीं होता है और वही फाइबर ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। आपने जूस के लिए कहा, अभी तो मार्केट में तो वो कोल्ड प्रेस जूसेस भी आने लगे और उसको खरीदने के बाद तो लगता है कि आपने सबसे हेल्दी जूस खरीद लिया। नहीं, ये भी बिल्कुल भ्रांति है और मिथ है ये। और इसमें प्रिजर्वेटिव्स जो ऐड किए जाते हैं और जो शुगर ऐड किया जाता है वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर में चली जाती हैं और जिसके कारण वो कैलोरीज फैट के रूप में फिर हमारे लीवर में डिपॉजिट होती हैं और हमें फैटी लीवर करती हैं और तरह तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स करती हैं और गट डिसबैलेंस होने के कारण गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होना और गट की इम्यूनिटी का डाउन होना, वो सब चीज़ों का फिर होना बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे मैंने कोल्ड प्रेस जूस के बारे में कहा, वैसे एक फ्लेवर्ड योगर्ट, और मुझे लगता है कि जो भी हेल्थ कॉन्शियस है खास तौर पर सबके फ्रिज में मिल जाएगा, वो कितना सही है और वो कितना सेहतमंद है और सच में वो हेल्दी है? नहीं, वो भी हेल्दी नहीं है। अगर आपको योगर्ट लेने का उतना ही शौक है तो आप अपने घर में जमाइए और जो सिंपल बिना मिक्स, जिसमें चीनी मिक्स नहीं हो, जिसमें फ्लेवर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिक्स ना हो, ऐसा योगर्ट लीजिए, ऐसा दही लीजिए जो आपके घर में बना हो, आपको पता है आपने फ्रेशली बनाया है। जो ये मार्केट में मिलते हैं ये एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं और इसको मीठा करने के लिए इसमें शुगर बहुत सारा ऐड किया जाता है। वो शुगर फ्री भी एक्चुअली ये भी एक मिथ है। शुगर फ्री में कैलोरीज बस इंटेक कम हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज जो मेटाबॉलिक मशीनरी शुगर फ्री से चलती है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, वो शुगर लेने जैसा ही आगे पूरा मेटाबॉलिक पाथवे चलता है। तो इससे आप डाइवर्ट ना हो कि शुगर फ्री बोल दिया तो उसमें शुगर बिल्कुल नहीं है। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी आपको लंबे टाइम तक अगर आप लेते हैं तो नुकसान कर सकते हैं। और ये जो मैं इसीलिए कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, आगे कई सारे मेरे और भी सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मुझे बताइए, आपने कहा कि भाई अगर योगर्ट आपको खाने का इतना ही शौक है तो आप घर में कर लीजिए, लेकिन सुपरमार्केट में ये बार वाला जो प्रोटीन बार्स है उनका कल्चर भी अब ज़्यादा है, वो सच में हेल्दी होते हैं या वो आपको सच में एनर्जी देते हैं क्या? प्रोटीन बार्स अगर सिर्फ उसमें प्रोटीन है तो आप एक हद तक कह सकते हैं कि यस, थोड़ा
नॉर्मल क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो आप अगर किसी फॉर्म में प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो एक हद तक वो सही हो सकता है, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन होते हैं आपको वो चेक करने चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें शुगर कितना है और फैट कितना है। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन का कम है, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। वो भी मार्केटिंग फिर एक गिमिक हो सकता है कि आपको एक अपना सामान बेचने के लिए प्रोटीन के नाम पे एक हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई शुगर वाली चीज़ बेची जा रही है, क्योंकि वो तो फिर और खतरनाक होगा। खतरनाक हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है अब जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सबका सवाल होगा। एज अ गेस्ट हो, आप सुपरमार्केट में गए, मुझे बताइए कौन सी चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं खरीदेंगे? मैं अपने जो मेरे पेशेंट रेगुलरली देखता हूँ उनको बताता हूँ कि कभी भी जो स्टोर्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और कई मैंगो ड्रिंक के नाम पे सामान मार्केट में बेचा जाता है, वो सब बेकार है, नहीं लेने चाहिए। उनसे आपका गट डिसबैलेंस होगा और गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा और आपकी इम्यूनिटी डाउन जाने का रिस्क बढ़ता है। और एक्सेस कैलोरीज के कारण आपको फैटी लिवर भी होगा, जो आगे जाके आपको फिर बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम करा देगा। तो ये जो स्टोर्ड फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट में मिलने वाली सारी चीज़ें, पैकेट में मिलने वाली मतलब जैसे कई तरह के चिप्स जो हैं वो जो पैकेट में मिलते हैं, ये हाईली प्रोसेस्ड होते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान जो है इनमें जो ट्रांस फैट होता है उनका कंटेंट काफ़ी बढ़ जाता है और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं या आम भाषा में बोलें तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फैटी लिवर डिजीज़ एंड गट की लीकी गट कराने के लिए, गट का इन्फ्लेमेशन कराने के लिए और गट की इम्यूनिटी को ख़राब करने के लिए। तो मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें रिकमेंड नहीं करता और बहुत सारे मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आज जैसे मेरे से कंसल्ट किया है तो घर जाना, जो जो चीज़ें आपके घर में फ्रिज में पैकेट वाली पड़ी हैं जिसके अंदर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उसको उठा के बाहर फेंक दें और जो आपने मेहमानों के लिए या अपने लिए कंज्यूम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखे हैं फ्रिज में उनको भी उठा के नाली में फेंक दें। नहीं तो क्या कोल्ड ड्रिंक ना पिए? बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। कभी कभार आप पार्टी में हैं, बहुत महीने में एक आधी बार चलता है, आप सोशली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कभी कभार ले सकते हैं, पर ये रेगुलर यूज़ के लिए बिल्कुल मना है। कई ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो खाने के साथ तो हर खाने दिन के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। उनका ये मिथ होता है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक से खाना डाइजेस्ट होता है, ये सही है? नहीं होता। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे आप पीते हैं तो गैस बनती है पेट में, एसिड के साथ मिक्स होकर वो गैस बनाता है। आपको डकार आते हैं, आपको लगता है कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो गया, डकार आ गया और डाइजेशन अच्छा हो गया। एक्चुअली इससे उल्टा होता है, इससे और ज़्यादा गैस बनती है, इससे और ज़्यादा एसिडिटी होती है, इससे और ज़्यादा गैस्ट्राइटिस हो सकती है। अच्छा। तो लेकिन पब्लिक हम समझा सकते हैं और आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि ये चीज़ें लेनी चाहिए और इन्हें लेनी चाहिए। अब इतना कुछ हम बता रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब लेना क्या चाहिए? आप बिना शुगर वाली, बिना मीठे वाली चीज़ें ले सकते हैं, आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ें ले सकते हैं। आपको अगर फ्रूट जूस पीने का बहुत मन है, आपको किसी ने रिकमेंड किया कि जूस पीजिए, फ्रेशली प्रिपेयर कीजिए और जो उसका जो फाइबर है उसको फेंकिए नहीं, उसके साथ पीजिए उसे, मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके पीजिए। आप पानी खूब पीजिए, पानी के अंदर आप ग्रीन टी के साथ पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी बना के पी सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं बिना चीनी के, बिना नमक के। आप सौंफ का पानी पी सकते हैं और अलग अलग तरह के कई तरह के अदरक का पानी पी सकते हैं। अगर चाय पीने की बात आती है, आप अदरक की चाय पी सकते हैं। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूं कि आप चाय में भी चीनी मत डालिए। क्यों? क्योंकि चीनी चाय के अंदर एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने 3 बार चाय पी ली हमें एहसास भी नहीं होगा कि हमने कितनी कैलोरीज शरीर में ले ली, चीनी की फॉर्म में। चाय पी के नहीं, पर चीनी की फॉर्म में, जो उसके साथ जो चीनी जा रही है उसे ज़्यादातर लोग काउंट ही नहीं करते हैं और धीरे धीरे ओवर द ईयर्स उनका जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। और वो कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मैं वेट लॉस करने के लिए कहता हूँ कि अपना वेट कम कीजिए, आपकी काफ़ी हेल्थ ठीक हो जाएगी। फिर वो कहते हैं हम कुछ खाते नहीं हैं फिर भी हमारा वेट नहीं घट रहा है। तो अल्टीमेट कल्प्रिट चाय होती है। अच्छा। कि चाय के अंदर चीनी जा रही होती है और पेशेंट को उसका एहसास भी नहीं होता है कि कितनी कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज जो है वो शरीर में ले जा रहे हैं और जिससे उनको वेट घटाने में मुश्किल आ रही है।
अच्छा, आपने चाय की बात की और मुझे लगता है कि इसको लेकर भी आप ही क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा बताया जाता है कि भाई आप सुबह उठ रहे हो तो आपको सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी है, उससे आपको कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। चाय पीने का भी क्या सही तरीका है कुछ? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चाय में टैनिन्स होते हैं। अगर आप सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक बेड टी जिसे हम कहते हैं अगर कोई ले रहा है तो वो गलत आदत है, सही आदत नहीं है, क्योंकि उससे फिर आपको डाइजेशन ख़राब हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है। तो सही तरीका ये है, सुबह उठते ही सबसे पहले आप पानी पीजिए बिना किसी मिलावट के। सबसे बढ़िया तरीका वही है। अपने जब आप लेटते हैं अपने सिरहाने जग रख के सोइए या पानी का गिलास रख के सोइए, सुबह उठते सबसे पहले पानी पीजिए। और जैसे दिन की शुरुआत करते हैं, बेड से निकले, फ्रेश हुए, ब्रश किया, उसके बाद आप ग्रीन टी पी सकते हैं अगर चाय के बहुत शौकीन हैं तो। जो कन्वेंशनल टी हम जिसको उबाल के पीते हैं दूध में मिला के, उसमें टैनिन्स ज़्यादा होते हैं और वो आपके पेट को डिस्टर्बेंस कर सकते हैं अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले उसका सेवन करते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं। नींबू के पानी में कई लोगों को आदत होती है कि शहद थोड़ा डालते हैं, वो डाल सकते हैं आप। सौंफ का पानी, अलग अलग तरह के चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं जो आपको सूट करे। लेकिन हाईली प्रोसेस्ड या हाईली शुगरी ड्रिंक जो है, सुबह सुबह मॉर्निंग में जूस पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना या चाय जिसमें अंदर दूध की मात्रा काफ़ी हो, वो सही नहीं है। लेमन टी से क्या वेट भी कम होता है, जो आपने कहा कि सुबह लोग पी लेते हैं, एक मिथ है क्या? हाँ, ये भी सबका नहीं होता है। अगर सिर्फ लेमन अगर वेट कम करते तो लेमन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती। और हमारे क्लिनिक पे भी हम लेमन रखते हैं, है ना, और साथ में देते लेमन सबको, पेशेंट को देते। नहीं, ऐसा होता है, लेकिन इसके साथ दूसरा लाइफस्टाइल कैसा है, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उनका एक्चुअली पूरा लाइफस्टाइल ठीक करना होता है। सिर्फ लेमन लेने से आप सोचो कि हमने लेमन टी पी लिया और हमारा लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, हमारे सारे फैट चला जाएगा और बाकी दिन हम सब कुछ करते रहें, कुछ भी जंक खाते रहें, कुछ भी फैट खाते रहें, कुछ भी शुगरी चीज़ें खाते रहें, तो नहीं होगा। तो कंट्रोल इज़ द की। मैं ऐसे सब मरीजों को बोलता हूँ कि आपको कंट्रोल करना सीखना होगा। जो भी ओबेसिटी या जो GERD जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, या इंटेस्टिनल डिसबायोसिस जिसे पेशेंट लोग कहते हैं कि गैस होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, ऐसे लोगों को मैं समझाता हूँ कि अगर आप कंट्रोल करना सीख गए, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख गए, तो आपकी बहुत सारी आदतें ठीक हो जाएंगी, बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। और वो क्या कंट्रोल करना है, जब भी आपको भूख लगे तो आपको थोड़ा सा स्वाद पे कंट्रोल करना है कि हाँ, वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और उसको कर्ब करने के लिए आपको पानी पीने की मैं बहुत सलाह देता हूँ। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ अपने मरीजों को कि 2 से 3 लीटर पानी जो है आप पीजिए डेली। और जब भी ऐसा कोई भूख लगे, ऐसे टाइम पे जब आपको नहीं खाना है, तो आप पानी पी लीजिए, तो भूख कम हो सकती है। अच्छा, ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक है? बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पानी की पीना मात्रा चाहिए। कितनी होनी चाहिए एक दिन में? ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। आप एसी में बैठे हैं, आपको पसीना ही नहीं आ रहा है, तो आपसे 2 से 3 लीटर पानी सफिशिएंट है। आप धूप में हैं, मार्केटिंग करते हैं, बहुत बाहर घूमना होता है, पसीने आते हैं, तो आपको 3 से 4 लीटर तक पानी पी सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं। उतना पानी सही नहीं है, क्योंकि उससे फिर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा पानी पीने से भी डिहाइड्रेशन? यस। क्यों? क्योंकि आपको पानी पिएंगे, किडनी उसको फिल्टर करेगी और आपको यूरिन जाना पड़ेगा, बार बार यूरिन जाएंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, अगर आप उस इन्वायरमेंट में नहीं है जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो फिर डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए पानी की मात्रा यूजुअली जो रिकमेंड की जाती है, 2 से 3 लीटर का पानी आप डेली पीजिए। अब मैं इसमें भी अपने जो मेरे पेशेंट होते हैं या दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पानी की मात्रा सुबह में ज़्यादा ले लीजिए। जैसे आप उठे बेड पे से, तभी एक आधा लीटर पानी आप पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आधा लीटर पानी। तो आधा लीटर तो आपने तभी कंप्लीट कर लिया। फिर ब्रेकफास्ट तक और थोड़ा करते करते आप पानी, सुबह के टाइम आप पानी ज़्यादा पीजिए, रात के टाइम पानी कम पीजिए, नहीं तो आपको फिर नींद में डिस्टर्ब होगी, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा उठकर। और एक चीज़ और बताता हूँ कि पानी को खाने के साथ नहीं पीना चाहिए,
कई लोगों की आदत होती है खाना खाया और पानी का पूरा भर के पी लिया और पेट फूल गया, फिर वो पेट पकड़ के चलते रहते हैं कि हमारा तो ब्लोटिंग होती है, बहुत दिक्कत तो खाना होती है। खाने के कितनी देर बाद पानी पीना हाँ, चाहिए? खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में। ज़्यादा प्यास लगती है आधा घंटा ही कर सकते हैं, इतने देर बाद आपको पानी और पीना कुछ लोग तो चाहिए। साथ साथ मतलब खाना खाते रहते हैं और पानी पीते रहते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा करते हैं वैसे। साथ साथ तो नहीं करना चाहिए, पर अगर बहुत आपको लगता है कि कुछ खाना आपके अटक रहा है तो आपको एक्चुअली डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्यों अटक रहा है। ऐसे अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा इतना होता है कि वो हमारे खाने को अंदर ले जा सकता है इजीली। अब इसमें अगर बात स्टार्ट हुई तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि आपने घूंट भरा पानी मुंह में रखिए थोड़ी देर, ताकि सलाइवा जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं इधर, ये आपके पानी में मिक्स हो और थोड़ी देर मुंह में रख के फिर निकलिए। कई लोगों की आदत होती है गला ऊपर किया और गड़गड़ पानी पी लिया, वो बहुत गलत आदत है, वैसा नहीं करना चाहिए। पानी को थोड़ी देर मुंह में रख के सलाइवा मिक्स करके कितने सेकंड रखें? 1 मिनट, अच्छा, मिनट। थोड़ा सा पानी में सलाइवा मिक्स हो जाए फिर निकलिए। और खाने को पीना है, मतलब खाने को मैं कहता हूँ कि जितने आपके दांत हैं, आपके यूजुअली 32 दांत होते हैं ज़्यादातर लोगों के, उतनी बार खाने को चबाइए, फिर पानी जैसा खाना बन जाएगा, बिल्कुल लिक्विड जैसा बन जाएगा, उसमें सलाइवा भी मिक्स हो जाएगा, फिर उसको निगलिए। अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स में बहुत सारे हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप इस तरह से खाते हैं, जल्दबाजी में नहीं खाते हैं, तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है। जो ख़राब आदत होती है लोगों की, मुंह में डाला थोड़ा सा चबाया अंदर, मुंह में डाला थोड़ा चबाया अंदर, बहुत हरी में होते हैं, बहुत फास्ट कि भाई ये भी एक फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी है, बस पेट भर लो और अपने काम पे लग जाओ। तो ये गलत लाइफस्टाइल है और इससे फिर शुरू में कुछ नहीं होता है, यंग एज में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप मिडिल एज में आओगे और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका एक लंबे टाइम से खाने का पैटर्न जो है वो ख़राब है। तो इस तरह से ना करें। अच्छा, स्पेशली आपने क्योंकि कहा कि लोगों के पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में वो खाना खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये ब्रेकफास्ट के साथ देखा जाता है, मेट्रो में, बस में या कार चलाते हुए, एक हाथ में टिफ़िन है या एक हाथ में सैंडविच है और खाते खाते ड्राइव कर रहे हैं या मेट्रो में बैठे। ये भी तो गलत, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये सब ना टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये खाने की प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छे से खुद का टाइम मैनेज नहीं किया है, इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। आप जल्दी उठिए, अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी पहुंचना है, जल्दी उठिए, जल्दी तैयार होइए, अपने खाने के लिए एक प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लेट हो जाते हो तो ये आपकी गलती है, ये आप, क्योंकि आपको तो शेड्यूल तो डेली का पता होता है ना कि इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे पहुंचना है, तो आप उस हिसाब से प्लान बना सकते हैं। और कम से कम खाने को तो थोड़ा सा टाइम देने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, आपने चाय के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया, मुझे बताइए कि वो लोग जो मेरे जैसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, सही तरीका और सही कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी, क्या सही तरीका है और कैसे पीनी चाहिए? ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी मानी जाती है लीवर हेल्थ के लिए और इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए। बस उन लोगों को हम इसका एडवाइस नहीं करते जो कि प्रेग्नेंट हैं, बच्चे हैं, या जिनको गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, उनका रिफ्लक्स बढ़ सकता है, इसलिए मना किया जाता है। अदरवाइज़ कोई ओबीज़ है, फैटी लीवर का पेशेंट है या गट की प्रॉब्लम है, तो उनको ब्लैक कॉफ़ी हम रिकमेंड करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी का मतलब पानी और कॉफ़ी। अब इसको आप ठंडा कर लें तो ये कोल्ड कॉफ़ी बन जाएगी। अब इसको फ्लेवर करने के लिए लोग इसमें चीनी मिला देंगे, तो इसका सारा जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें चीनी नहीं मिलानी है, ये मीठी नहीं होनी चाहिए, ये कड़वी होनी चाहिए। और कड़वी शुरू में लगेगी, जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको इसके अंदर टेस्ट, एरोमा जो है इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि आपको मीठी वाली बहुत बेकार लगेगी। और इसमें एक्चुअली दूध भी नहीं मिलाना चाहिए। हमारे भी इंडियन ज़्यादातर फैमिलीज़ में कहीं आप जाओ, कॉफ़ी मांगो तो आपको दूध और चीनी और कॉफ़ी मिला के देंगे और कॉफ़ी सर्व करेंगे। एक्चुअली कॉफ़ी ऐसे नहीं पीनी चाहिए। दूध में भी तो कैलोरीज जा रही हैं, चीनी के अंदर भी कैलोरीज जा रही हैं। तो जो इसका कंसेप्ट है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, वो ख़त्म हो जाता है। वो एक क्या कॉफ़ी ने बढ़ाया, लेकिन जो दूसरी आपने साथ में दूसरी चीज़ें दी, मिल्क और चीनी, तो वो कंपनसेट कर दिया। तो वो नेट रिज़ल्ट जो है वो आपका वेट बढ़ना हो गया, घटना नहीं हुआ। तो
ब्लैक कॉफ़ी मतलब चीनी नहीं, बिना चीनी के। दूध नहीं, और पानी और कॉफ़ी। अब इसको ठंडा कर लो तो कोल्ड बन जाएगी, गर्म कर लो हॉट बन जाएगी, नॉर्मल पी लो पानी में तो सिंपल। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि हर कोई सुबह से लेके, यानी कि जब आप उठे एज अ गेस्ट हो, अब आप बताइएगा सुबह हमारा दिन शुरू हुआ, ब्रेकफास्ट से लेके कितनी देर के बाद फिर क्या खाना है, लंच से पहले क्या कैसे आपको पानी पीना है, आप मुझे सुबह से लेकर रात तक सोने तक का पूरा बता सकते हैं? आपका स्पेशल फूड चार्ट क्या हो सकता है? बिल्कुल। पहले मैं अपने जो हमारा इंडियन सिस्टम है जिसमें कमियां हैं वो थोड़ा बताना चाहूँगा। हमारी जो प्लेट होती है ना, उसमें प्रोटीन की कमी होती है हमेशा। उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं ज़्यादातर। तो प्रोटीन को आप इंटेंशनली ऐड करिए। अपनी जो प्लेट है उसमें देखिए, उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए ग्रॉसली जो मैं बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूँ, आलू, सब्जी, रोटी, जो भी चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती है, मीठी चीज़ें जो आपके शुगर को बढ़ाते हैं। फिर सेकंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब जो दालों के अंदर होता है, लेकिन कई पेशेंट कहते हैं हम दाल खाते हैं। प्रोटीन पूछता हूँ कि क्या खाते हैं, कि दाल खाते हैं। मैंने कितनी? 1 कटोरी। 1 कटोरी में दाल होती है इतनी सी, बाकी तो सब लिक्विड ही होता है। अच्छा। तो एक्चुअली इतना सा लेते हैं वो, तो वो उसको सोचते हैं कि हम प्रोटीन ले लिया सफिशिएंट, नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है। तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन में आपकी प्लेट में क्या है, फिर आप देखिए फाइबर में क्या है, और फिर देखिए फैट में क्या है। अगर कभी भी जब खाना खाने जाएं तो अपनी प्लेट को थोड़ा सा मुआयना करें कि कहाँ कार्बोहाइड्रेट कितना, फैट कितना, फाइबर कितना, प्रोटीन कितना। तो इसमें जो मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि हर खाने से पहले 1 कटोरी सैलेड की ले लीजिए। अब सैलेड में हम जो रिकमेंड करते हैं कि जैसे खीरा है, चुकंदर है, मूली जब सीज़न होता है तब, और प्याज, टमाटर ले सकते हैं। लेकिन जिनको GERD है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, उनको ये प्याज और टमाटर मना करते हैं। और इसके साथ में फ्रूट जो होते हैं, जो सीजनल फ्रूट अवेलेबल हैं, वो भी आप सलाद के अंदर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया फाइबर कंटेंट। ये फाइबर आपकी प्लेट में होना चाहिए। ये पहले खा लो या खाने के साथ खा लो। कार्बोहाइड्रेट आपकी रोटी, चावल और जो सब्जी है उसमें आ जाएगा। प्रोटीन जो है, अब प्रोटीन में एग बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, मिल्क बहुत अच्छा सोर्स होता है, बादाम होता है, अखरोट ले सकते हैं, नट्स हैं बहुत तरह के, बीज। कोई वेजिटेरियन है तो चने होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं। आप दालों को स्प्राउट बना के खाइए, उनका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और पनीर खा सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं, और ये सत्तू के आप लड्डू बना के खा सकते हैं। तो प्रोटीन ही होता है, चने का आटा होता है, चने का घोटा हुआ रहता है। और फिर आते हैं फैट के ऊपर। तो फैट जितना हम खाना खाते हैं, फैट यूजुअली उसमें होता ही है। लेकिन फिर भी अगर फैट आप खाना चाहते हैं, मैं गाय का 1 चम्मच डेली आप ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फैट जब आप खाना बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो उसमें फ़ैट आ ही जाता है। तो फैट को एक्स्ट्रा ऐड करने की यूजुअली ज़रूरत होती नहीं है। और जैसे हमारे आजकल प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि आप अपने खाने में फ़ैट को कम करिए, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आज करेंगे तो ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सिमिलरली वैसा ही है जैसे कि हम आजकल म्यूचुअल फंड के बारे में लोग बताते हैं, थोड़ा थोड़ा SIP करते रहो, आपको 20 साल बाद करोड़ों मिलेंगे। यही सेम कंसेप्ट मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। हेल्थ मतलब आप खाने को सही कीजिए, अपनी एक्सरसाइज सही कीजिए, अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए आज से। तो आपको अगले 20 इयर्स के बाद देखोगे आप ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी एजिंग रिवर्सल की बात तक लोग करते हैं अगर आप अच्छा वो रखते हैं, और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ये पूरी फैमिली को अगर सिखाते हैं तो पूरी फैमिली ठीक होती है, कम्युनिटी ठीक होती है। तो छोटी छोटी आदतें ठीक करने की बात है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टेस्ट पे, जो आपने पहले भी बताया, टेस्ट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो ये कर लेगा वो हेल्दी रहेगा यूजुअली। और अगर मैं दिनचर्या की बात करूं कि सुबह ब्रेकफास्ट से, यानी कि उठने से हम शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले उठने से आपको आइडियली सबसे पहले पानी पीना चाहिए। अब वो कितना पी सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कई लोग 500 ml तक पानी पी सकते हैं, कई लोग 1-1 लीटर तक भी पी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, वो डिपेंड करता है। और उसके बाद आप जो भी कॉफ़ी, ब्लैक
कॉफ़ी लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, जिंजर टी लेते हैं, लेमन टी लेते हैं, आपको जो भी लेना है वो लीजिए। और फिर आप अपना ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट कीजिए। हाँ, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके ना टाइमिंग आइडियली फिक्स रखने चाहिए। अच्छा। कि आप जो टाइम में ब्रेकफास्ट करते हैं आइडियली कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम पे डेली करें, ऐसा ही लंच के लिए, ऐसा ही डिनर के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आप सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन तो ये है कि सबसे ज़्यादा खाना आपको सुबह खाना चाहिए। अच्छा। पर ऐसा लोग कर नहीं पाते। और पर फिर भी जितना मैक्सिमम आप खा सकते हैं सुबह खाना चाहिए, क्योंकि सुबह आप खाएंगे आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाली पेट घर से निकल जाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है, सही आदत नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जो लोग ओबीज हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, वो एक बाद में बात करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खाने में आपको मॉर्निंग में अच्छे से पेट भर के घर से निकलना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने प्रोटीन लिया हो, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है और यूजुअली जो इंडियन डाइट है उसमें वो मिस होता है, तो उसका ध्यान रखना है। आप रोटी खा सकते हैं, आप पराठे भी ले सकते हैं बिना घी के, और दही ले सकते हैं। दही बहुत अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए, आपका गट हेल्थ अच्छी होती है, प्रोबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर, आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ते हैं दही लेने से, तो वो आप ले सकते हैं। आपको अगर जूस पीने की आदत है तो जूस, जैसे मैंने पहले बताया कि फाइबर ना फेंके, आप फ्रूट को काटो और उसको ग्राइंड करो, मिल्क डाल लो उसमें और शेक बना के विद फाइबर पियो। और दूसरा ये टाइम होता है जब आप नट्स वगैरह ले सकते हैं। नट्स तो आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं ऑफिस में। 5 बादाम यूजुअली मैं बताता हूँ कि 5 बादाम जरूर खाएं, 2 अखरोट खाएं, 5 किशमिश खाएं, यूजुअली कि थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते जाए, बजाय इसके कि एक बार में बहुत सारा खा लें। अब थोड़ा थोड़ा दिन भर में लेते रहेंगे तो ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये हो गई बात ब्रेकफास्ट की। फिर आते हैं लंच। लंच का टाइम भी यूजुअली 1 बजे 2 बजे के आसपास रखें। और जो इन बिटवीन स्नैकिंग करते हैं लोग, चिप्स, मीठी चीज़ें, वो सब नहीं करनी चाहिए। आपको भूख लगती है, पानी पीजिए। और लंच में भी अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लंच पिछले 4-5 साल से फ्रूट ही खा रहा हूं। ओके। मैंने रोटी छोड़ ही दी है। तो इसका भी ये है कि आपको आइडियली जो नेचर से अलाइन होना है, जितना नेचुरल चीज़ें खाएंगे आपकी हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब रिकमेंडेशन देने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि आप 2 मील जो है वो कच्चे लीजिए और 1 पका हुआ मील लीजिए, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो कुछ दिनों से मैंने लोगों को ये भी बताया है कि जो जिनके ओबीज जो पेशेंट हैं, जिनको मोटापा है या गट इश्यूज ज़्यादा हैं, गेहूं को कम करके जो मोटा अनाज होता है, मिलेट्स होते हैं, वो ऐड करिए। तो एक जो डाइट है वो आप ये मिलेट वाली लीजिए, एक आप फ्रूट वाली ले लीजिए कच्ची वाली, और एक आप पकी हुई जो आप रेगुलरली लेते हैं वो ले लीजिए। तो तीनों डिफरेंट हो गई। आप देखिए अब धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और जो ये जो मिलेट वाला है, ये टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि हम इसके यूज़ टू नहीं हैं। हमारे पूर्वज खाते थे बहुत, फिर गेहूं का इतना हो गया कि, और आटा भी ऐसे रिफाइंड हो के आने लगा कि वाइट आटा और ये। तो अगर आप मिलेट्स अपने खाने में ऐड करते हैं, मोटा अनाज ऐड करते हैं, तो डाइजेशन में हेल्प होता है। इसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गेहूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जैसे अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं, उसके बाद जो शुगर बढ़ेगा हमारे शरीर में वो ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू कि हम बाजरे की रोटी खाएं या ज्वार की या कुट्टू के आटे की रोटी खाएं, तो उससे जो सर्ज ऑफ शुगर होता है खाने के बाद वो उतना नहीं होता है। जो सर्ज ऑफ शुगर है वो ज़्यादा डैमेज करता है हमारी सेल्स को। तो इसलिए भी ये भी रिकमेंड किया जाता है कि एक बार में बहुत सारा ना खाएं, थोड़ा खाएं, पेट में जगह रख के खाएं। अगर आपको भूख है, मान लो ऐसा लग रहा है कि 3 रोटी की भूख है, तो 2 ही खाएं, 1 रोटी को छोड़ दें। खाने का अभी जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक डाइट मिलेट्स की लीजिए जिसमें मोटा अनाज होता है, और एक लीजिए जो बिल्कुल ही नेचुरल है, कच्ची फॉर्म में है, मतलब
फ्रूट और सैलेड, और एक लीजिए आप पका हुआ अनाज जो रेगुलरली हम खाते हैं। पर ये सबके लिए यूनिवर्सल डाइट नहीं ऐसी हो सकती, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, और आप किस तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, क्या आपको दिक्कत है, उस पर भी डिसाइड होगा। तो बेटर है कि एक यूनिवर्सल चीज़ ना मान के डॉक्टर से अब कंसल्ट करें। सबसे डिफिकल्ट ये लंच से डिनर के बीच वाला होता है। अब इसको भी आप समझाइए कि इसको कैसे करना है। तो लंच में भी फ्रूट तो लेना ही है, फ्रूट और सैलेड। हाँ, फ्रूट सैलेड में ऐसा कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे फ्रूट खाते रहें। और तो इतने फ्रूट खा लिए आपने कि आपको कैलोरीज इतनी ज़्यादा अंदर अपने स्टोर कर ली कि फिर आप कहोगे कि हमारा तो वेट भी नहीं घट रहा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि फ्रूट लेने चाहिए, हम फ्रूट भी खा रहे हैं। तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। एक्चुअली जो सैलेड होते हैं, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, ये चुकंदर है, ये लो एनर्जी फूड माने जाते हैं। इसके साथ में आप एप्पल ऐड कर सकते हैं, जो कि सीजनली यूजली मिल ही जाता है हर सीज़न में। और पहले कहते थे एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। तो अभी अगर मैं बात करूं कि 2 एप्पल अगर आप डेली खाते हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छा, डॉक्टर के साथ आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे, क्योंकि एप्पल में ऐसे अंदर केमिकल होते हैं, पैक्टिन्स होते हैं, जो कि हमारा जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है गट का, उसको बढ़ाते हैं, उसको फ्लरिश होने में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से प्रीबायोटिक का काम करता है एप्पल। तो अगर 2 एप्पल तक आप ले रहे हैं और कोई फ्रूट नहीं ले रहे तो ये सही है, लेकिन अगर आप और कोई फ्रूट साथ में ले रहे हैं तो 1 एप्पल बहुत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप आधा किलो एप्पल खा लीजिए, तो वो भी गलत है। एक्सेस किसी भी चीज़ का आपको नुकसान कर सकता है। तो लंच में भी सबसे पहले अपना सैलेड लीजिए, और उसके बाद भूख रख के, मतलब अगर 3 रोटी की भूख लग रही है तो 2 ही खाइए, 2 की भूख है तो 1 ही खाइए। भूख रख के अपना खाना खाइए और आराम से चबा के फिर निकलिए। पानी आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद या उसे आधा पौना घंटा पहले पीजिए। और आइडली एडवाइस तो ऐसा किया जाता है कि जब खाया जाए तो थोड़ा टहल लें, कम से कम 100 कदम तो चल लें। अगर आप 15-20 मिनट नहीं चल सकते तो 100 कदम तो चल लें। खा के लेट ना जाएं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि खाना खा के और लेट जाएंगे, सो जाएंगे। उससे इनके गैस्ट्राइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, रिफ्लक्स होने का रिस्क बढ़ जाता है, और जो डाइजेशन होता है वो भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये हो गई बात लंच की। डिनर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो है डिनर। तो प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि डिनर जो है ना, सबसे लाइट फूड, सबसे कम खाना खाना चाहिए डिनर में, लेकिन होता उल्टा है। लोग सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं डिनर में। पूरे दिन के थके हुए होते हैं और सोचते हैं कि अब खाया जाए, सारा खाना है ना, सब खाना मिल जाए, और पूरा भर के एकदम तंदुरुस्त तृप्त होने के लिए कि जितना है टेस्टी होगा तो और ज़्यादा खा जाएंगे और खाते ही लेट जाएंगे। आजकल की जो भाग दौड़ की हमारी लाइफ है, बिजी लाइफ है, अपने लिए टाइम नहीं है, लोग लेट घर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को जब मेरे पास आते हैं, मैं यही पूछता हूँ कि डिनर कितने बजे करते हैं। मैं ब्रेकफास्ट और ये यूजली नहीं पूछता कि आप लंच कब कर रहे हैं, डिनर कब करते हैं वो बताइए। 9 बजे, 10 बजे। फिर मैं पूछता हूँ कि आप बेड पे कब लेटते हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तो ये सबसे ख़राब आदत है, ये नहीं करना चाहिए। तो कितने बजे कर लेना चाहिए डिनर? डिनर आइडली मैं अगर कहूँ तो ये कहूँ कि इस मामले में आपको जैन बन जाना चाहिए कि सूरज ढलने से पहले खा लो। आइडियल तो यही है, यही सबसे बढ़िया आदत है कि आपको सूरज ढलने से पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए। सूरज छुप गया आपको, उसके बाद खाने की चीज़ तो नहीं खानी चाहिए। पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, खाने की चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल शहरों की ज़िंदगी में, गांव में तो ये पॉसिबल हो सकता है, पर शहरों में थोड़ा ये मुश्किल है। तो मैं यूजली कहता हूँ कि आप 7 बजे के आसपास अपना डिनर कर लीजिए, और बेड पे लेटने से कम 2-3 घंटे पहले, क्योंकि जो भी हम खाते हैं पेट में मिक्स होता है और उसको आगे जाने में, इंटेस्टाइन में जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो वो टाइम ऐसा टाइम है कि आपको उस टाइम पे अपराइट रहना है, चलना फिरना है, एक्टिव रहना है। आप खा के और पेट में खाना रख के आप लेटने चले गए, आपका डाइजेशन कभी ठीक नहीं होगा, आपका मोटापा कभी ठीक नहीं होगा,
और आपको तरह तरह के प्रॉब्लम रहेंगे। ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अगर ये छोटा सा चेंज अगर आप कर लेते हैं कि आपने डिनर जल्दी कर लिया और उसके 3 घंटे के बाद आप बेड पे लेटने गए, तो तब तक आपका जो खाना है वो आगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर आपने 7 बजे खाना खाया, आप 10 बजे सो रहे हो, तो फिर आपको भूख लग गई, तब आप क्या करोगे? नहीं, भूख लगेगी तो पानी पीजिए, धीरे धीरे ये आदत बनाओगे तो फिर ये भूख लगना बंद हो जाती है। ये तो दूध या कुछ ऐसा मतलब सोने से पहले पी सकते हैं? सोने के बेड पे जाके नहीं लेना चाहिए, सोने के आधे घंटे पौने घंटे पहले आप ले सकते हैं दूध लेना चाहें तो। उसमें भी वो डिपेंड करता है आपको, अगर दूध से एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध तो फिर कई लोग होते हैं जिनको लूज स्टूल होते हैं, पेट में गैस बहुत बनती है, तो उनको हम दूध भी रिकमेंड नहीं करते हैं, उनको दही रिकमेंड करते हैं कि दही लीजिए। और कई लोगों का ये भ्रम होता है कि रात को दही ले लें, मैं कहता हूँ बिल्कुल लीजिए, पर खाने के साथ लीजिए। ऐसा नहीं कि दूध की जगह पे रात को दही पी रहे हैं, ऐसा नहीं, वो नहीं करना है। और पी के सो गए। हाँ, वो नहीं करना है। और तो अगर आप ये डिनर वाला जो चीज़ है और टाइमिंग का जो है इसको ठीक कर लेंगे तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 बजे खा रहे हैं और 1 बजे सो रहे हैं, तो वो तो आपका फिर लाइफस्टाइल ही गलत हो जाएगा, फिर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, हम नहीं डाइजेस्ट कर रहे होते। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, बहुत तरह के माइक्रोबायम होते हैं, वायरस फंगस कई तरह के होते हैं जो कि खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमने खाना खाया और टाइमिंग हमारी एक रेगुलर है, इसीलिए मैंने टाइमिंग की बात की थी, तो वो ट्यून्ड होते हैं कि इस टाइम पे खाना आएगा और उनको काम पे लगना है, तो वो अपने फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, उसको खाने को तोड़ते हैं प्रोडक्ट्स में, और वो फिर उसके जो केमिकल बनते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में, और वो जाके फिर लिवर में जाते हैं पोर्टल वेन के थ्रू, और लिवर में जाके उनका फिर डिटॉक्सिफिकेशन। और कि ये टाइम रखना ज़रूरी है। अब क्योंकि आपने कहा कि डिनर ही सबसे मुश्किल है और डिनर ही सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा खाना उसमें लोग खाते हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि डिनर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन अब आप बताएंगे सही है कि नहीं, राजमा, छोले, चने, जो डाइजेशन में थोड़ा बताया जाता है मुश्किल होता है, रात के समय नहीं खाना चाहिए, सही है ये सही है एक हद तक। जिन लोगों को गैस की इश्यूज़ हैं, जिनको ब्लोटिंग होती है, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस हो जाती है, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस मतलब खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, या जिनको गैस का बहुत दिक्कत रहता है, उन्हें ये राजमा, छोले, इस तरह की जो चीज़ होती है जिससे गैस ज़्यादा बनती है वो नहीं लेने चाहिए। अगर ये चीज़ें लेने का बहुत ही मन है तो आप दिन में लीजिए, सुबह के टाइम या दोपहर को लीजिए, रात में मत लीजिए, नहीं तो फिर पेट पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। आपने कहा जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक पेन के बारे में जब कहा जाता है, ये कितना खतरनाक होता है, और इससे अगर किसी को गैस्ट्रिक पेन हुआ तो फौरन उससे कैसे निजात मिल सकती है, तुरंत क्या कर सकते हैं? ये तो अब डिपेंड करता है ये किस तरह का पेन है। एक हल्का फुल्का पेन मतलब फुलनेस हो गया, आपने खाना खाया और पेट फूल गया, तो ये तो सिंपल है कि आप जब भी खाना खाओगे पेट में डाइजेशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, गैस तो बनेगी। गैस बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे डाइजेशन का। लेकिन कुछ लोग जो सेंसिटिव लोग होते हैं या कुछ जिन्होंने कुछ ज़्यादा गैसोजेनिक खा लिया या जिनके पेट में बीमारी है, उनको गैस ज़्यादा बनेगी। तो उनको अगर ये दिक्कत लंबे टाइम से चल रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और कुछ गैस की दवाइयाँ होती हैं वो खा सकते हैं। लेकिन मैं सेल्फ मेडिकेशन कभी भी एडवोकेट नहीं करता, बिना डॉक्टर सलाह के आपको दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जो घर में करते हैं लोग, हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है, जब भी हम डिनर करते हैं तो उसके बाद सौंफ खाते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, ख़राब नहीं है, ये अच्छी आदत है। पर सौंफ के अंदर अब क्या हो गया कि उसको मीठा डाल देते, चीनी डाल देंगे, उसको मीठे में उबाल देंगे और उसके ऊपर लेयरिंग कर देंगे, तो वो गलत है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैलोरीज में ऐड कर रहा है ना मीठा। आप सिंपल जो सौंफ होती है वो खाइए, 2 चम्मच 1 चम्मच जितना आपको अच्छा लगे, और उसके बाद थोड़ा टहलिए। गैस की प्रॉब्लम फिर यूजुअली होनी नहीं चाहिए, फिर भी हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अजवाइन ले सकते हैं, अजवाइन से भी कई बार गैस जो है कम होने में लोगों को हेल्प मिलती है। फल जो होते हैं, जो फ्रूट मैंने बताया कि सैलेड के अंदर, उसमें पपीता अगर ऐड करते हैं, और जिन लोगों को कंस्टिपेशन ज़्यादा रहता है वो कीवी ऐड कर सकते हैं, चिया सीड ऐड कर सकते हैं, उनको उसमें भी हेल्प मिलती है। तो ये नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं जो अगर आप ऐड ये तो आपने बताया कि खाने के बाद अगर हो जाए, कई बार तो ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक आप भूखे रहे, आपका कोई मील स्किप हो गया तो भी वो गैस्ट्रिक पेन हो जाता है, और वो बड़ा ख़तरनाक होता है। उससे कैसे फ़ौरन बचा जाए?
उससे बचने का तो वो तरीका 6-7 ये- सेकंड में जो काम शुरू करे बस वही तरीका है या कुछ और? उससे बचने का तरीका यही है कि आप खाना खाइए, क्योंकि वो एसिड एक्सेस होने के कारण बन रहा है। आपका जो स्टमक है उसमें एसिड बनना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। एसिड क्यों बनता है? एसिड डाइजेशन के लिए बनता है। आपने कुछ दिया ही नहीं और आपका पेट वेट कर रहा है कि दीजिए दीजिए दीजिए, है ना, एक सिस्टम है। तो अगर आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है तो अगर आप कुछ खा लेंगे तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो स्टमक उसको डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में लग जाएगा और आपका जो गैस का जो लग रहा था दिक्कत वो ठीक हो जाना। ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप फास्टिंग कर रहे हो उस वक्त, क्योंकि आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हैं या शाम का वक्त आया तब ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसका तरीका क्या है? मतलब आपने पूरे दिन फास्ट में आप हैं, फिर जब आप खा रहे हैं तो कैसे शुरू करें? उसमें पानी पीते रहें, पर जो लोग पानी भी नहीं पीते हैं फास्ट में वो थोड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, फिर उनको तो कुछ कह नहीं सकते। पर इसमें यूजली हमारी जो फास्टिंग होती है फल रिकमेंड रहते हैं, पानी रिकमेंड रहता है। तो अगर आप ये रेगुलरली थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे या पानी भी पीते रहेंगे तो आपको गैस का इतना ट्रबल नहीं होगा। पर आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पानी तो कंसिडर करना चाहिए पीने के लिए। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग फास्टिंग जो है ना गुड हेल्थ के लिए की जाती है। आप उससे परेशान हो रहे हो तो फिर वो सही नहीं है, वो फास्टिंग सही नहीं है। फिर उससे आपका मेंटल डिस्टर्बेंसेस अगर हो रही है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि वो लोग जिनकी बीपी या शुगर की दवाइयाँ नियमित रूप से चल रही होती हैं, अब उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई क्योंकि उनको रेगुलर दवाइयाँ लेनी है तो वो सुबह सुबह उनको एक कुछ गैस की दवाई हर दिन उनको लेनी होती है। वो कितनी ज़रूरी है? और अगर वो स्किप उसको करना चाहें तो कोई तरीका है कि वो इससे उनको छूट मिल जाए कि भाई बाकी दवाई आप ले रहे हैं, ये वाली आपको रोज़ नहीं लेनी? आइडियली अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही रखते हैं, आप स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। अब खाने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपने पानी पिया, ग्रीन टी पी, सैलेड लिया, आपने नाश्ता किया, उससे पहले बीच में जो टाइम है ना उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी योगा मेडिटेशन कीजिए। अपने लिए 1 घंटा डेली निकालिए। कई लोग होते हैं सर टाइम ही नहीं है, मैंने कहा तो टाइम अभी नहीं है तो बाद में बहुत देना पड़ेगा, टाइम निकालिए। अगर आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम डेली निकालते हैं, चाहे वो आधा आधा करके निकालिए, आधा घंटा सुबह निकाल लीजिए, आधा घंटा शाम को निकाल लीजिए, 1 घंटा सुबह निकाल लीजिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बहाने लगाते रहेंगे तो जब तक चल रहा है, जब किसी दिन बीमार पड़ेंगे तब फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो यूजुअली रिकमेंडेशन ये रहती है कि योगा को और एक्सरसाइज को मिक्स करें। इसको भी लेके बहुत सारे लोगों का एक ना मिथ होता है। मैं पूछता हूँ एक्सरसाइज करते हैं? कहते हैं हाँ योगा करते हैं, अच्छा, वो है ना। exercise नहीं है। तो योगा इज़ नॉट ए एक्सरसाइज। योगा जो है वो स्ट्रेचिंग बढ़ाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और हमारे माइंड को रिलैक्स करता है अगर आप मेडिटेशन योगा करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का मतलब होता है मसल बिल्डिंग करना और ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ा पसीना आए, वो है एक्सरसाइज। तो दोनों ज़रूरी है, सिर्फ योगा से काम नहीं चलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी तो कमर में दर्द, हमारे घुटने में दर्द, जो ओबीस होते हैं वो जिनको घुटने में भी दर्द आ जाता है क्योंकि ओबेसिटी पे पहले ध्यान नहीं दिया तो फिर घुटने में भी दर्द आ जाता है, कमर में दर्द होने लगता है। तो वो कहते हैं हम तो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, हम कैसे एक्सरसाइज करें? तो उनको मैं समझाता हूँ कि बॉक्सिंग कीजिए। ऊपर के लिम्ब तो चल रहे हैं तो बॉक्सिंग कीजिए, जितना एनर्जी यहाँ से वेस्ट कर सकते हैं कीजिए, बैठे बैठे अपने डंबल्स कीजिए, ये तो कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज अगर करने वाले लोग होने चाहिए, करने के तरीके बहुत हैं। तो एक्सरसाइज और योगा दोनों करने चाहिए। अगर ये करेंगे तो दिमाग का जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने में आपको हेल्प मिलती है। फिर आप जब ऑफिस जाते हैं, अपने घर से निकल गए अपने ऑफिस के लिए, जो आपका बीच का टाइम है उसमें आप मेडिटेट करते हो जाइए। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनिए। आपको कोई मंत्र जाप करने का, सुनने का अच्छा लगता है, आप वो लगा लीजिए अपनी कार में या अपने मोबाइल पे, वो सुनते हुए जाइए। तो उस टाइम को आप वेस्ट टाइम ना समझ के उसको अपने हीलिंग के लिए यूज़ कीजिए। स्पिरिचुअल हीलिंग या मेंटल हीलिंग या स्ट्रेसफुल जो आप फेज से गुजर रहे हैं या
छोटा छोटा स्ट्रेस जो डेली का यानी होता कि वो है उसको दूर एक्सटर्नल करने एक्सरसाइज के साथ वो आपका इनर हीलिंग तो हो वो भी जरूरी है। तो जब आप ऑफिस पहुंचेंगे पूरी फुल एनर्जी के साथ पहुंचेंगे और सब अच्छा करेंगे। तो पॉजिटिव फीलिंग रखना, पॉजिटिव फीडिंग करना भी बड़ा ज़रूरी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि मैं पूछता हूँ कि तुम स्ट्रेस तो नहीं लेते? कहते नहीं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तो एक्चुअली अब मैंने स्ट्रेस को पूछने का तरीका चेंज किया। मैंने कहा ओवर थिंकिंग करते हो? हाँ। अच्छा, हाँ, तो वो भी एक तरह का तो स्ट्रेस है। ओवर थिंकिंग भी एक तरह का स्ट्रेस ही है। जब आप पूरा टाइम कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हो तो वो भी आपका ना सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो कि मैंने बताया एसआईपी की तरह, कि अगर ये स्ट्रेस वाली एसआईपी कई साल तक रखोगे तो आगे जाके दिक्कत करेगा। इसी में अगर आप पॉजिटिव वाली एसआईपी रख लो, पॉजिटिव मतलब कि अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, जो हो रहा है अच्छा सोचें, माइंड को पॉजिटिव फीडबैक देते रहें, पॉजिटिव बताते रहें, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आज का दिन अच्छा होगा, आज बहुत अच्छा दिन गया। ऐसा कोई बोलता नहीं, बोलना चाहिए कि हमें सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है, जो अच्छा हमारे साथ हो रहा है वो भी तो देखना चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम वो करने लगेंगे हमारी हैबिट चेंज होंगी और जो स्ट्रेस टेकिंग बिहेवियर होता है लोगों का, जिससे भी गट खराब होता है। अब ये हम स्ट्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली दे आर लिंक्ड। इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। जितना नर्वस सिस्टम में नर्व्स न्यूरॉन्स इधर हैं उतने उससे ज़्यादा इधर हैं। इसीलिए कई बार नहीं कहते गट फीलिंग आ रही है, तो गट फीलिंग क्यों कहते हैं? फीलिंग कहाँ से आ गई? इधर एंटरिक नर्वस सिस्टम होता है। तो उसके वहाँ जैसे केमिकल यहाँ रिलीज़ होते हैं वैसे ही केमिकल हमारे पेट में भी रिलीज़ होते हैं। जब ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे या ज़्यादा ख़राब तरह का खाना खाएंगे तो उससे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे मूड को डिस्टर्ब करते हैं। इसका मतलब ये ओवर थिंकिंग से या स्ट्रेस से आपको पेट Gut, में कुछ हाँ, ऐसी प्रॉब्लम हो yes. सकती है या गैस्ट्रिक? इसको और समझाइए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओवर ये मुझे लगता है बहुत लोगों को पता जो भी ओवर नहीं होगा। थिंकिंग करते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं पूरा टाइम, उनका जो पेट का डिस्टर्बेंस हमेशा रहती है। उनको किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो ज़्यादा गैस बनने के फॉर्म में हो, चाहे कंस्टिपेशन बनने, चाहे डायरिया बनने, चाहे पेट में दर्द की फीलिंग आती हो, कुछ ना कुछ पेट में की गड़बड़ उनको रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए जो है आपको तो अच्छा पॉजिटिव सोचना है और अपने दिमाग को भी पॉजिटिव सोचना सिखाना है। मेडिटेशन, योगा, जैसे मैंने अभी बताया, ये सब चीज़ करनी चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। जो आप खाते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अभी हमारा जो लिवर डे था, इंटरनेशनल लिवर डे, उस पर जो थीम था वो यही था, फूड इज़ मेडिसिन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ही बोल रहे हैं ऐसा, डॉक्टर ही बोल रहे हैं फूड इज़ मेडिसिन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सच है। अगर आप अच्छा सात्विक वाला खाना खाते हैं तो वो आपको मेडिसिन की तरह काम करता है, आपको रोगों से दूर रखता है। अब आप खाएंगे जंक, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मीठी चीज़ें पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और इंस्टेंट नूडल टाइप की चीज़ें खाएंगे, पापड़ वगैरह खाएंगे, हाई सॉल्टी चीज़ें खाएंगे, प्रिजर्व्ड वाली चीज़ें खाएंगे, स्टोर्ड फ्रूट जूसेस या मीट होते हैं कई तरह के, तो इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। आप ये सब पैसे दे के पहले खरीद रहे हैं, फिर अपने अंदर डाल रहे हैं और अपने आप को बीमार कर रहे हैं, फिर डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा रहे हैं। एक विशियस सर्कल में घूम रहे हैं जो आपका नुकसान ही कर रहा है, आपकी हेल्थ का भी और आपके पैसे का भी। तो इस चीज़ से बचें। सिंपल जो सीजनली अवेलेबल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, वो खाइए और सही तरीके से खाइए, सही टाइमिंग पे खाइए। आप क्यों बीमार पड़ेंगे? फिर भी बीमारी हो जाती है तो फिर दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब करते हैं आपकी पूरी फैमिली ठीक रहती है। अगर आप खराब आदत से ग्रस्त हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही उससे ग्रस्त हैं, आप यही चीज़ें आप घर में भी तो लाओगे फिर खाने के लिए। बाकी आपके बच्चे भी तो देख देख के वही सीखेंगे। वो भी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है फ्रिज में, उसको पी लेंगे। खाने पीने में शराब भी फिर आ जाती है। शराब, ये भी तो कितनी शराब और स्मोकिंग, बिल्कुल शराब है बहुत ख़राब, है ना। अब कई लोगों को ये मिथ रहता है हम बहुत अच्छी ब्रांडेड वाली शराब पीते हैं, बहुत महंगी थी सर, मैं तो सस्ती वाली तो देखता भी नहीं मैं कहाँ जी रहे हैं। ये मिथ है। शराब शराब ही है और ख़राब ही है। कितनी महंगी, कोई सी महंगी हो, कितनी अच्छी हो। लोग कहते हैं कि रेड वाइन पी के हेल्थ अच्छी होती है, उस पर भी स्टडीज़ आ गई बहुत सारी WHO की कि वो भी नॉट गुड फॉर हेल्थ।
और अगर आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारी है, फैटी लीवर है, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं या कुछ भी बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो आपके जन्म की हो गई पूरी। मैं ऐसे बताता हूँ कि इस जन्म की हो गई आपकी पूरी। अब इसके बाद भी अगर पीना चाहो तो अपना रिस्क है। अब मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मैं किसी को समझा ही सकता हूँ कि अगर 6ठी मंजिल से कूदोगे तो इंजरी होगी और मर भी सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे शराब या स्मोकिंग वो छोड़ नहीं पाते, वो कहते हैं अब तो आदत बन गई है भाई। नहीं, आदत देखो सब छोड़ देते हैं जब उनको पता लगता है कि मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट था मेरे पास, 1 साल से आ रहा था, पहले कहीं और दिखा रहा था, उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मेरे पास आने लगा। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों थे। तो अल्कोहल धीरे धीरे करके उन्होंने छोड़ दी। मैंने हर बार काउंसलिंग की, समझाया, पर स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे थे कि मेरे से नहीं छूटती सर, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मेरे को घबराहट हो जाती है, ऐसा हो जाता है। फिर भी मैं समझाता रहता। फिर एक दिन उनका जो लिवर का स्कैन कराया उसमें एक मास नज़र आया, सस्पेक्टेड कैंसर। बाद में वो कैंसर नहीं निकला, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो रिपोर्ट देखी उस दिन के बाद उनकी छूट गई। कैसे छूट गई? डर गए। मोटिवेशन मतलब इसका मतलब ही वॉज नॉट एडिक्टेड, है ना। ये हैबिचुअल है कि हमें आदत पड़ गई है बचपन से। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो अगर फैमिली में कुछ चीज़ें ठीक करोगे तो पूरी फैमिली ठीक हो जाती है। तो फैमिली में अगर कोई घर में ऐसी चीज़ें लाओगे ही नहीं तो जो आपके फैमिली में दूसरे मेंबर हैं, बच्चे हैं, वो ये चीज़ें सीखेंगे ही नहीं। और फिर भी सीख रहे हैं कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके। तो अब हम सोसाइटी में रहते हैं, अब सब चीज़ों को बैन 100% नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ही कर देती बैन। तो सोशली इन्वॉल्व होना, कभी कभार होना, है ना, सोशलाइज भी होना ज़रूरी, ये भी अच्छी हेल्थ कराता है। इस पे भी अभी स्टडीज़ हैं कि जो लोग अकेले अकेले रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, मन में बातें रखते हैं, जिनके फ्रेंड कम होते हैं, जो खुल के बात नहीं करते, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। और जो लोग मन में कुछ नहीं रखते, जिनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। इस पे भी स्टडी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपने खाने पीने से लेकर लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए सब बता दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।